गुड मॉर्निंग डियर्स। पार्ट 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, ये पार्ट को हमने स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट और जो सेकंड पेज है, पेज नंबर यहाँ पर आपका शो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इधर दिया हुआ है पेज नंबर 136 एंड 137 पर हम इसको देख रहे थे। पार्ट का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय, मतलब जो गांधी जी के साबरमती आश्रम की बात की गई है इस पार्ट में, तो अनुमान से कुल मिला के मतलब जैसे बहुत सारे लोग जो है वो गांधी जी के आश्रम में, और कौन लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वह सहयोग करते थे, गांधी जी के साथ रहते थे, तो गांधी जी के आश्रम में ही रहते थे। तो उन लोगों के खाने की, रहने की और सब कुल मिलाकर जो भी खर्चा होता था, सभी की व्यवस्थाएं किस प्रकार हो और किस प्रकार गांधी जी है जो वो करेंगे, तो वो यहाँ पर आपको बताया गया है। इसको हम देखते हैं। और ये जो है वो पाठ मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ही लिखा गया है, उन्होंने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है, ठीक है। और इसको ये लेखा जोखा मतलब जहाँ पर गांधी जी के द्वारा लिखी हुई बहुत बड़ी किताब होगी, वहाँ से यह जो है वह पाठ का कुछ अंश है, सारांश है जो वहाँ लिया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि गांधी जी ने किस प्रकार से जो है वो अनुमान लगाया, क्योंकि साबरमती आश्रम बहुत बड़ा था, अब बहुत बड़ा बनाया ही इसीलिए गया था ताकि वहाँ पर कई लोग जो एक साथ मिलकर रह सके और आज़ादी की योजनाएं हैं जो उसको आगे क्रियान्वित कर सके, आगे बढ़ा सके, है ना। तो जब अहमदाबाद में आश्रम बना तो सबसे पहले तो उस छोटी जगह पर था, लेकिन फिर जैसे हर हफ्ते इस पाठ के मुताबिक बताया गया है कि हर हफ्ते करीब यहाँ पर 10 लोग जो है वह आते थे, है ना। हर महीने में भी लोग आते थे, हफ्ते से भी आते थे। तो उनके लिए रहने की व्यवस्था, अब जब बहुत लोग इसी प्रकार से आते जाते रहेंगे तो उनके लिए जो खर्चा वो कैसे होगा, उनके लिए जो खर्चा है वह कैसे होगा। तो सबसे पहले तो उनके लिए कई एकड़ जो ज़मीन है गांधी जी ने ली। गांधी जी ने ली से मतलब गांधी जी ने सभी के सहयोग से, और वो जो व्यय है वो आपस में सभी लोगों ने, आश्रम के लोगों ने बांट लिया गया। और यहाँ पर आपको जो है मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जैसे पूरा जो खर्चा है यदि शुरू से आखिरी तक, है ना, सभी आश्रम के लोगों के हिसाब से यदि लगाया जाए तो कितना होता है। तो यहाँ पर दिया था आपको किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, है ना। और हम यहाँ पर देखा था चौके का सामान, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च, जितना वो हुआ 6000, टोटल 6000 रुपया। ये सब गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि इतने सारे लोग थे तो उनके लिए जो सारी व्यवस्थाएं करना कोई सरल काम नहीं था। अब हम देखते हैं यहाँ पे घरेलू सामान। देखिए आपको यहाँ पे येलो कलर से एक टिप्पणी रूप में बहुत बड़ा दिया गया है कि घरेलू जो सामान है उस आश्रम में क्या क्या चीज़ें जो है उपयोग में होती थी और किसकी आवश्यकता पड़ती थी। अब देखिए 4 पतीले मतलब जो होता है बड़े बड़े बर्तन, जो 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य होता है। हम घर में भी जनरली देखते हैं, यदि हमारे घर किसी का निमंत्रण होता है, हम किसी घर जाते हैं तो हम देख सकते हैं वहाँ पर के सामानों की आवश्यकता जो है कितनी होती है। 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों की योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाहियाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य। रतल मतलब ये सब उस समय के जो बर्तन हैं उनके ही नाम दिए गए। 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंथने के पराते, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने या का पानी रखने का बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज के बर्तन, 3 तइयाँ, तई मतलब जिसमें वो सामान जो तला जाता है, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, है ना, इमाम, दस्ता, मुसली, कूटने पीटने का जो सामान जिसमें होता है, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताब रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें सॉरी, है ना, क्योंकि उस समय क्या होता था, इंक का यूज़ किया जाता है अधिकतर लिखने में। इस प्रकार के जो पेन है जिससे हम अभी लिखते हैं, बॉल पेन, वो बहुत कम होते थे, होते ही नहीं के बराबर होते थे। 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, क्योंकि योजनाओं को सुचारू रूप देने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए जो है भारत का नक्शा भी जरूरी था। 5 हाथ करके बड़े के औजार, मोची के औजार, जो हमने जो है बाकी चीज़ें पिछले पेज पर देखी थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं नीचे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ जो दिया है, देखिए यहाँ पर गांधी जी क्या लिखते हैं कि मेरा ख्याल है, मतलब मेरा यह विचार है कि हमें लोहार और राज मिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी,
क्योंकि हो सकता है कि आश्रम में कुछ निर्माण कार्य कराना हो तो उसके औजार की भी आवश्यकता होना चाहिए, दूसरे बहुत से औजार भी होना चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका जो खर्च है और शिक्षण संबंधी जो सामान होता है, शिक्षा दीक्षा की जरूरत जिसको होती है, उसका सामान का जो खर्चा है वह गांधी जी ने इसमें नहीं जोड़ा है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। हथकरघे मतलब जिसको हम खुद ही आश्रम में सुचारू रूप से चला सकते हैं और उससे अपना जो सामान है बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से गांधी जी के द्वारा जो इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से जो संस्था है वह शुरुआत में प्रारंभ हुई थी। गांधी जी ने अपने 8 से 10 लोगों को वह आश्रम में अपने साथ लेकर आए थे। गांधी जी का खुद का भी परिवार वहाँ पर शामिल था। उसके बाद में करीब धीरे धीरे से 30 से 40 लोग जो है गांधी जी के आश्रम में इकट्ठे हो गए और हर महीने यदि हिसाब लगा के देखा गया तो 10 जो अतिथि थे हर महीने, है ना, 10 से 12 लोग, 15 और 20 लोग भी कभी कभी आते थे। जैसा जैसा आज़ादी के आंदोलन में लोगों की भूमिका बढ़ती गई, उन्होंने सबने गांधी जी का साथ देना आरंभ कर दिया और एक साथ अब चूँकि सब अलग अलग रहेंगे तो योजना को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आने जाने में ही और बुलाने में, और चूँकि अंग्रेज सभी दूर रहते थे, है ना, तो अंग्रेज रहते थे और गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से पहले योजना को बनाना था, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना था। तो यदि अंग्रेज रास्ते में देख लेते या पकड़ लेते तो फिर गरीब भारतीयों को, जो कुछ गरीब थे, उनको दंड भी दिया करते थे। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने गांधी जी के आश्रम का जो व्यय है, खर्चा है, उसको देखा। ये पाठ हमारा बहुत छोटा था, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर प्रश्न अभ्यास देखते हैं, प्रश्न के उत्तर। प्रश्न के उत्तर देखिए, लेखा जोखा, जो यहाँ पर लिखा है लेखा जोखा। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे। ये प्रश्न का उत्तर बेटा आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल ये पढ़ने के लिए है ना। इतना बड़ा जो क्वेश्चन ये आपको जो एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, जो जिसमें आना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें जब हमारी ऑनलाइन क्लास लगेगी उसमें चैप्टर 19 के जो प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलन का नेतृत्व किया, तो उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से कुछ जो अंश है उनको चुनिए जिनमें हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। किस प्रकार से वह जो है अपना काम करते थे और उनको जैसा हम बोले बिल्कुल भी लापरवाही उनके लेखे जोखे में या काम करने के तरीकों में बिल्कुल भी नहीं होती थी, न देखने को मिलती थी, और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को वह काम करने से मना करने भी पीछे नहीं हटते थे। अब प्रश्न 3 देखिए, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, इसी बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। ये हमको प्रश्न का उत्तर आपको नहीं करना है। हम यहाँ देखते हैं भाषा की बात, पेज नंबर 139 देखिए। अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है, तो इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान में न में, जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि जो इत है वह ई छोटी की मात्रा में बदल जाता है, ठीक, परिवर्तित हो गया वो यहाँ पर, तो अनुमानित बन गया, अनुमान में इत बन गया, लग गया तो अनुमानित हो गया। इसी प्रकार से इत प्रत्यय वाले कुछ शब्द लिखे हैं, इनको हमको पहचानना है। तो देखिए जैसे प्रमाणित, इत प्रत्यय जुड़ा है, और मूल शब्द इसमें क्या है, प्रमाण, मूल शब्द है प्रमाण। व्यथित, इसमें भी इत है, और व्यथा, व्यथा मतलब दुख या पीड़ा या मन की जो बात होती है वह, ठीक है। द्रवित, द्रव, मुखरित, मुख, मुखर, है ना, मुखर। झंकृत, शिक्षित का शिक्षा। मोहित, मोह। चर्चित, चर्चा, चर्चा का चर्चित बन जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें मात्रा बदल जाती है, कुछ शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही उनके जो मूल शब्द है उससे वह परिवर्तित हो जाते हैं। अब पीछे यहाँ पर देखिए आप लिखा है कि इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। इत प्रत्यय की भांति इक, इक है यहाँ पे क, और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन होता है। जैसे सप्ताह में साप्ताहिक, पहले अक्षर में भी परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। तो नीचे इक प्रत्यय से शब्द बनाए गए हैं, इनमें मूल शब्दों को पहचानना है और जो क्या परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर भी हमको देखना है। जैसे मौखिक
मौखिक में क्या लिखा है? मुख से मौखिक। संवैधानिक, संविधान। प्राथमिक, प्रथम। नैतिक, नीति। पौराणिक, पुराण। और दैनिक में दिन। दिन से दैनिक शब्द हुआ बना हुआ है, तो आप एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन बुक है उसमें भी इसको देख सकते हैं। सेकेंड वन देखें हम, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ के बने हुए हैं, है ना। पता है हमको। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है, तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द सोचकर लिखिए और समझिए उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। ठीक, तो इसमें तत्पुरुष समास व्याकरण की बुक में हमने पढ़े हुए हैं। हमको इसमें जो है बुक में ही आप क्या कर सकते हैं, नहीं लिखें तो आप एनसीईआरटी बुक से इसको पढ़ सकते हैं कि तत्पुरुष समास जहाँ पर कारक विभक्तियाँ से, ने, को, पर के लिए जो मैंने बताया था वो उसमें आती है। जैसे बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी या बैल से चलने वाली गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, घोड़े से चलने वाली गाड़ी, है ना। ये यहाँ पर, तो ये आपका जो पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वह आपको कुछ भी नहीं करना है, और जब हमारी ऑनलाइन क्लास लगेगी तब आपको ये अच्छे से समझा दिया जाएगा कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं। ठीक।